नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का नया टॉपिक जिसका नाम है सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल के बारे में, उसके कैरेक्टर्स और फीचर्स के बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से किन चीज़ों से मिलकर सेल बना है, उनके कंपोनेंट्स के ऊपर भी डिटेल डिस्कस करेंगे कि किन चीज़ों से मिलकर बना है और उसके कैरेक्टर और फीचर्स को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब सेल की बात आती है तो भाई सबसे पहला सवाल हमारा क्या आता है, व्हाट इज सेल। कि भाई सेल क्या है, सबसे पहला हमारा सवाल क्या आता है, व्हाट इज सेल। सेल क्या है? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है? क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, क्या है ये? लाइफ की कैसी है? लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। लाइफ का सेल क्या है? बेसिक यूनिट। मींस क्या हो गया कि देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये धरती है, ठीक है, इस पूरे धरती पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आया था वो कैसे आया? सिंगल सेल से ही आया ना। सिंगल सेल से ही उसका लिविंग पूरा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया। मीन्स पहले सेल आया, एक सिंगल सेल से ही पूरे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लीजिए कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो पूरा इतना स्ट्रक्चर उसका है, ठीक है, वो किससे मिलके बना है? सेल को जोड़ के ही तो मिलके बना है। एक सेल, दो सेल, फिर दो सेल से कई सारी सेल्स, ठीक है, यूनाइट हुई, फिर उसके बाद वो स्ट्रक्चर बना, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। ठीक, जैसे बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग है, कैसे फॉर्म होता है? दो हैप्लॉइड सेल होती है, वो फ्यूज करती हैं और डिप्लॉइड जाइगोट बनाती हैं। ठीक है, वो जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल है, और उसी सिंगल सेल से ही पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ढेर सारी सेल्स डिवाइड करेंगी, अलग तरीके की सेल्स बनाएंगी, फिर अलग अलग तरीके के सेल्स ऑर्गन बनाएंगे, फिर वो ऑर्गन पूरा सिस्टमैटिक ऑर्डर में सेट होगा और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऐसे ही बनता है ना, एक सिंगल सेल से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होती है ना। जैसे और अगर आप अच्छी तरीके से समझना चाहें तो जैसे देखिए, बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग कैसे मिलके बनी होती है? ईंट को ईंट से जोड़ के, ईंट पे ईंट, ईंट के ईंट, ईंट पे ईंट, ऐसे जोड़ के पूरी बिल्डिंग बनती है ना। उसी तरीके से पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल को जोड़ के बनता है, कि सेल से मिलके बनता है। इसीलिए हम कहते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चरल, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, इसीलिए हमारी एनसीईआरटी इसको एक लाइन में एकदम प्रॉपर्ली सेल को डिफाइन करती है कि क्या है? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक, स्ट्रक्चरल मींस वो बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे मिलके पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। ठीक है, और अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहें तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग की स्टडी करना चाहता है कि किससे मिलकर बना है, तो क्या करेगा? पहले तो वो ह्यूमन बीइंग के स्ट्रक्चर को स्टडी करेगा कि कैसा उसका स्ट्रक्चर है, फिर वो देखेगा किससे मिलकर बना है, तो वो देखेगा ये तो ऑर्गन से मिलकर बना है ना। फिर वो देखेगा कि भाई ये ऑर्गन किससे मिलकर बना है, ऑर्गन के स्ट्रक्चर की स्टडी करेगा तो वो देखेगा कि वो टिश्यू से मिलकर बना है। फिर टिश्यू के स्ट्रक्चर की स्टडी करेगा तो किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। फिर सेल को, फिर उसके बाद सेल देखेगा कि वो किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। अब सेल के नीचे जा नहीं सकता, क्योंकि सेल से अगर हम वो नीचे जाएंगे तो वो लिविंग थिंग रह ही नहीं जाएगा, वो लिविंग रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो सेल ही वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि लिविंग है और जिससे मिलकर पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको कि बेसिक स्ट्रक्चरल है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है लाइफ का, और इसको बोला जाता है बेसिक फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है, क्योंकि एक सेल जो होती है ना, एक सेल को जीने के लिए जितने भी काम की जरूरत है, ठीक है, जितने भी काम की जरूरत है कि इतने का जिंदगी को जीने के लिए, वो सारा का सारा काम एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए इसको बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, कि ये पूरा काम अकेला सिंगल सेल भी पूरा का पूरा काम अकेला कर सकता है। ठीक जैसे आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ही ले लीजिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनको क्या रेस्पिरेशन करने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए क्या अलग तरीके की किसी और की जरूरत पड़ती है? नहीं ना, सिंगल सेल ही काफी होती है उनकी पूरा काम करने के लिए। एक ही सेल रिस्पॉन्सिबल होगी सारा काम करने के लिए, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, पूरा एक ही सेल पूरा फंक्शन करेगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना लाइफ को जीने के लिए भाई जितने भी रिएक्शंस की जरूरत है, जितने तरह प्रकार के रिएक्शंस करने की जरूरत है, वो सारा का सारा सिंगल सेल कर लेता है।
सारे के सारे मेटाबॉलिक्स की ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जितने भी जरूरत है, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन की जरूरत है किसी सेल को जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, वो सारा का सारा रिएक्शन एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली अगर हम इसको देखें तो एनसीईआरटी एक लाइन में हमारी सेल को डिस्क्राइब करती है कि क्या ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके के टिश्यू से मिलके बने होते हैं अलग अलग तरीके के ऑर्गन। तो अलग अलग तरीके के जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग तरीके की सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्गन का देखिए अलग फंक्शन होता है। तो सारा अलग अलग फंक्शन एक ही सेल सारे अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकती, इसीलिए वो सेल जो होती है अलग अलग तरीके की सेल्स अलग अलग मिलके अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स बनाती है, ठीक है। यही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स, जो अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट तरीके की सेल से मिलके बने होते हैं, आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अलग अलग तरीके के सेल्स से हम लोग अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। चलिए अब जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को नंबर ऑफ सेल के बेस पे, किसके नंबर ऑफ सेल के बेस पे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे दो तरीके के ऑर्गेनिज्म में इनको डिवाइड किया गया। एक हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या हो गया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे दो तरीके के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हो गया आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा आपका हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो सिंगल सेल में ही अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं, ठीक है। एक ही सेल काफी होती है, उनका एक ही सेल काफी है सारा काम करने के लिए, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, सारा एक ही सेल परफॉर्म करती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे आप देख लीजिए अमीबा है, ठीक है, उसको एक्सक्रीशन करने के लिए किसी अलग तरीके की एक्सक्रेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है, रेस्पिरेशन करने के लिए अलग तरीके की कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है, सिंगल सेल ही काफी है उसको वो सारे काम करने के लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करती है, मींस कि अकेला ही सारा काम करने की क्षमता रखता है सेल, ठीक है। इसी वजह से उस सेल को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि ये तो पूरा एक ही सेल काफी है सारे काम करने के लिए, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी ऑर्गन की, किसी टिश्यू की जरूरत ही नहीं है, या तो किसी सिस्टम की ही जरूरत नहीं है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने की, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। इसीलिए इनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या बता रहा है? मींस ये अकेला ही काफी है सारे काम को करने के लिए, ठीक है। एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जितना भी लाइफ के लिए जरूरी काम है वो सारे के सारे काम खुद कर लेता है, ठीक है। उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मोर देन वन सेल से मिलके बने होते हैं। एक से ज्यादा सेल से जो मिलके वो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनमें आपको प्रॉपर आपको सिस्टम देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल सेल सारे काम नहीं करेगी, यूनाइट होके इकट्ठा होके किसी फंक्शन को और काम को परफॉर्म करेंगे, तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। अब हमारी एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है सेल के लिए, ठीक है, कहती है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living, ठीक है। मींस ये कहना चाह रहा है कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर सेल की स्ट्रक्चर से कम रहा तो वो इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करेगा। इसका टोटल ये कहने का मतलब है कि अगर कोई भी मान लीजिए स्ट्रक्चर है, जैसे सेल का एक स्ट्रक्चर है, सेल लिविंग क्यों है? क्योंकि जितना भी काम भाई जिंदा रहने के लिए जितना भी काम की जरूरत है वो सारा काम कर ले रहा है। क्यों कर ले रहा है? क्योंकि उस सेल के अंदर जितने भी लोग हैं वो इंडिपेंडेंटली हर लोग अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है।
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, सबका अपना अलग अलग काम है ना। अगर इन्हीं में से इसी के सेल से हम किसी एक को निकाल दें, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम निकाल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल दिया तो भाई वो जो सेल सारे काम कर रहे हैं उनको एनर्जी चाहिए थी, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा था, अब उस सेल को एनर्जी कौन देगा? तो क्या अब वो लिविंग रह जाएगा? बिल्कुल नहीं रह जाएगा। इसीलिए कहा गया भाई, एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है कि सेल में अगर कोई भी स्ट्रक्चर कम हो जाएगा ना तो हम उसको लिविंग बोलेंगे ही नहीं, वो इंडिपेंडेंटली लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आप उसको अलग से लिविंग नहीं बोलोगे क्योंकि अब वो पूरा पूरा काम अकेले नहीं कर सकता। इसीलिए हम किसी को लिविंग बोलते हैं तो सेल ही लिविंग है, उससे कोई भी स्ट्रक्चर होगा अगर वो सेल से थोड़ा सा भी कम हुआ तो हम उसको इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में इस पॉइंट की? ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की, कि भाई सेल कैसे डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो सेल को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था हमारे रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। 1665 में हमारे साइंटिस्ट हमारे रॉबर्ट हुक आए और उन्होंने सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी एक्चुअली में एक डेड सेल थी। ठीक है, एक्चुअली वो कैसी थी? वो डेड सेल थी। देखिए क्या हुआ था कि पहले जो बॉटल्स रहती थी ना उनमें कैप नहीं लगा रहता था। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा उसी का साइज का लकड़ी का टुकड़ा बनाते तो उसी को फिट कर देते, तो उसी को हम लोग क्या कहते थे? कॉर्क कहते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उसी कॉर्क को पतली पतली स्लाइस में काटा। ठीक है, पतली पतली स्लाइस में काटा और इसको माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक, इनके पास भाई तब उस समय बहुत माइक्रोस्कोप उसको बना नहीं था, इन्होंने खुद से बनाया अपने लिए। ठीक है, अपने लिए इन्होंने खुद से वो माइक्रोस्कोप बनाया। वो बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइंग नहीं था, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इतना तो था कि उन्होंने सेल देख लिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि पतली पतली स्लाइस काटी और उसमें उसको ऑब्जर्व किया। भाई लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें तो डेडी सेल रहेगी, तो उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो उनको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला। ये देखिए, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला, ये कंपार्टमेंट की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिला। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिला, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, इस तरीके से देखिए, इसी तरीके से तो छत्ता दिखता है आपको मधुमक्खी का, तो कुछ इस तरीके से इनको स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, कंपार्टमेंट दिखा और ऐसा स्ट्रक्चर के बाहर, और उनको एक लेयर दिखी इस स्ट्रक्चर के बाहर एक लेयर दिखी जो कि किसकी थी? सेल वॉल की थी। किसकी थी? सेल वॉल की थी। ठीक है, तो महज इन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा ना तो उसका स्ट्रक्चर, तो उन्हें बस एक खाली कंपार्टमेंट की तरह स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, इस तरह कंपार्टमेंट की तरह, इस तरह इनको कंपार्टमेंट दिखा, कंपार्टमेंट। ठीक है, और इसी कंपार्टमेंट को इन्होंने कहा सेल्यूले। ठीक है, इनको इन्होंने कह दिया सेल्यूले। ठीक है, जिसको आज के नाम से जिसको आज हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया उसको, स्लाइस को अंदर देखा, कंपार्टमेंट की तरह स्ट्रक्चर देखा, एक खाली स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, उनका कोई मैग्नीफाइंग तो था नहीं, तो उनको एक खाली स्ट्रक्चर दिखा और बाहर एक पतली सी लेयर दिखी जो कि सेल वॉल की थी। ठीक है, सेल वॉल और खाली सा कंपार्टमेंट देखा और उसी को इन्होंने क्या क्या दिया, उसको इन्होंने नाम दे दिया सेल्यूले, जिसको आज हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हुई, साइंस इवॉल्व हुई। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस हुआ। उसके बाद हमारे आए एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा और उसको डिस्क्राइब किया। पहली बार लिविंग सेल को देखा और उसको डिस्क्राइब किया कि लिविंग सेल क्या है। इनके पास भी इनका खुद का माइक्रोस्कोप था, लेकिन रॉबर्ट हुक से थोड़ा और अच्छा। ठीक है, माइक्रोस्कोप इनके पास खुद का माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये कुछ भी चीज ना हमेशा इनको इतना इंटरेस्ट था कि हर एक चीज को वो माइक्रोस्कोप में देखते थे। पानी, बरसात हो रही तो पानी की बूंदों को माइक्रोस्कोप में देख लिया, मिट्टी है उसको रख के माइक्रोस्कोप में देख लिया, हर चीज को इसमें माइक्रोस्कोप में देखते थे। तो उन्होंने देखा एक ये लिविंग सेल देखी। ठीक है, पहली बार लिविंग सेल को एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखा और उसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया कि भाई लिविंग सेल का किस तरह स्ट्रक्चर होता है। प्रॉपर्ली नहीं कह सकते हो कि आप लिविंग सेल को पहली बार देखा और उसको डिस्क्राइब किया हमारे एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, फिर धीरे धीरे साइंस और इवॉल्व हुई और हमारे दूसरे आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो कि क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल को पहली बार डिस्कवर किसने किया? हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद देखिए, ये जो सेल का डिटेल स्ट्रक्चर है ना, डिटेल स्ट्रक्चर हम लोगों को अच्छी तरीके से कि सेल क्या है, सेल के अंदर कितने सेल ऑर्गेनल्स है, किस तरीके के दिखते हैं, कैसा है, और सेल मेम्ब्रेन कैसी है, ये सारा डिटेल स्ट्रक्चर सेल का हम लोग आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ही हमको देखने को मिला। ठीक है, 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, बना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
जो जिसमें मैग्नीफाइंग लेंस बहुत ज्यादा, मतलब बहुत मैग्नीफाई कर देता था, एकदम डिटेल में दिखाता था। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 में इन्वेंट हुआ, बना, ठीक है, उसके बाद हम लोगों को सेल का डिटेल स्ट्रक्चर देखने को मिला कि एक्चुअली में सेल होती कैसे है, उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स है किस तरह से होते हैं, सेल मेम्ब्रेन किस तरह की है, वो सारा डिटेल स्ट्रक्चर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ही पता चला। देखिए ये हमारा पॉइंट बोल रहा है, नोट पॉइंट क्या कह रहा है। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप in 1950 revealed all structural detail of the cell. सेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में कब हमने पढ़ा, कब हम जाने, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, और वो कब हुआ, 1950 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग सेल थ्योरी की बात करते हैं। ठीक, 1938 में हमारे जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन में एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम स्लाइडन था। ठीक है, जिनका नाम स्लाइडन था, वो क्या किया, उन्होंने कई सारे प्लांट्स को देखा, पढ़ा, ऑब्जर्व किया। ठीक है, कई सारे प्लांट्स को, डिफरेंट तरीके के प्लांट्स को स्टडी किया, डिफरेंट तरीके के प्लांट्स की सेल को भी स्टडी किया। और उन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर एक कॉमन फीचर है कि वो जो प्लांट है वो कंपोज किससे मिलके बना है, अलग अलग तरीके की सेल से मिलके बना है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है, जो आगे चल के टिश्यू बना रहा है। ठीक है, प्लांट का और प्लांट में, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अलग अलग तरीके के प्लांट देखे, उनमें अलग अलग तरीके की प्लांट की सेल को देखा। और उसके बाद उन्होंने एक बात कही कि ये जो सेल है ना भाई, वो जो प्लांट है वो अलग अलग तरीके की सेल से मिलके बना है, और वही सेल आगे चल के टिश्यू बना रहा है। लगभग उसी समय पर 1839 में, ठीक है, ब्रिटिश में एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, ब्रिटिश में एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था श्वान। ठीक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एनिमल्स की अलग अलग तरीके की सेल्स को स्टडी किया कि अलग अलग तरीके की एनिमल किन से मिलके बना है, उनके अलग अलग सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी की, और एज वेल एज उन्होंने प्लांट की सेल को भी देखा, एनिमल की सेल को भी पढ़ा, प्लांट की सेल को भी पढ़ा। और उन्होंने एक बात कही कि ये जो सेल होता है ना, उन्होंने क्या कहा कि ये जो सेल है, सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, वो सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, इन्होंने ये कहा। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने प्लांट की भी भाई स्टडी की थी, तो फिर उन्होंने एक बात और कही कि भाई लेकिन जो प्लांट का सेल है, जो प्लांट की जो सेल्स है, उनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, वो है सेल वॉल, जो कि उनका यूनिक फीचर है, जो कि प्लांट का कैसा है, यूनिक फीचर है। ठीक है, तो इन्होंने, श्वान ने क्या किया, अलग अलग तरीके के एनिमल्स की स्टडी, एनिमल्स की सेल को पढ़ा, प्लांट को भी पढ़ा, और इन्होंने बोला कि एनिमल्स की जो सेल्स होती है, उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री नो डाउट सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनमें बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिलती है, दैट इज सेल वॉल, और उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है, ठीक है, वो सेल वॉल होती है। ठीक है, अब फिर उसके बाद इसी की बेसिस पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, अनुमान लगाया, हाइपोथेसिस दी उन्होंने, और क्या कहा हाइपोथेसिस में कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स है वो सारे के सारे सेल से मिलके बने हैं और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने हैं, और सेल की प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। यहाँ पे सेल की प्रोडक्ट कहने का मतलब टिश्यू से है और ऑर्गन से है। ठीक है, टिश्यू और ऑर्गन से, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन से है। ठीक है, तो इन्होंने हाइपोथेसिस दी, क्या दिया कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स है, उनकी जो सेल्स है, जितने भी प्लांट और एनिमल्स है, वो सेल से मिलके बने हैं और उनकी प्रोडक्ट से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अब और आगे देखते हैं कि अब क्या हुआ। ठीक, तो इन दोनों ने जब ये पॉइंट इन लोगों ने अलग अलग डिस्कवर किया, तो इन लोगों ने साथ में मिलके एक पॉइंट दिया, एक सेल थ्योरी दी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने हैं और उनके प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। ठीक है, क्या कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कि सेल के प्रोडक्ट से मिले हैं, दैट इज टिश्यू और ऑर्गन। ठीक है, तो मस्त एकदम आराम से जब इन्होंने ये पॉइंट बता दिया कि बहुत खुश थे कि भाई हमने तो पता कर लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना है। ठीक है, प्रॉपर एकदम उस समय बहुत नेम फेम चल रहा था इनका कि हाँ भाई सेल से ही मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म चल रहा है, आराम से एकदम खुश थे। लेकिन उसी समय हमारे एक और साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्को, हमारे आए रुडोल्फ विर्को। ठीक है, इन्होंने इन दोनों से एक सवाल पूछ लिया
कि चलिए कि कोई दिक्कत नहीं भाई, सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने हैं और सेल की प्रोडक्ट से मिलके बने हैं, ठीक है। तो चलिए मुझे एक सवाल का जरा जवाब बताइए। इन्होंने पूछा इन लोगों से, इन्होंने इन दोनों से पूछा कि मुझे एक सवाल का जवाब बताइए कि ये जो नई सेल है वो नई सेल किससे बनती है, नई सेल कहाँ से आ जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो सेल्स है, नई सेल्स है, वो कहाँ से आ जाती है, कि वेयर द न्यू सेल्स आर फॉर्म, कि कहाँ ये नई सेल्स भाई कहाँ से बन रही है, कहाँ से आ जा रही है। तो ये जवाब ये स्लाइडेन और जो स्लाइडेन और श्वान थे, इसका जवाब तो वो दे ही नहीं पाए, इनका दिमाग चकरा गया भाई कि बात तो सही है, कहाँ से आए भाई नई सेल, उनका तो दिमाग ही खराब हो गया। तो फिर रुडोल्फ विर्को जो थे ना, ने इन लोगों से, फिर रुडोल्फ वोल्क्यू ने इनको क्या क्या एक टर्म दिया, इन्होंने इनको जवाब दिया। इनका सवाल था कि भाई कहाँ से नई सेल बनी, और इन दोनों को इन्होंने जवाब दिया और एक टेक्निकल टर्म के रूप में इन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने टर्म क्या दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब था कि एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि जितनी भी सेल्स है, नई सेल्स है, वो अपनी पुरानी सेल से ही बनती हैं, पुरानी सेल से ही। प्री एग्जिस्टिंग सेल मींस यहाँ पे उनकी जो पुरानी सेल है उसी से नई सेल बन रही है, ठीक है, उसी से नई सेल बन रही है। ये टर्म, ये टेक्निकल टर्म में इन्होंने ये बात कही, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मींस क्या था, ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। और ये बात इन्होंने 1885 में दी थी, 1885 में, ठीक है। फिर जाके 1855 में तब जाकर हमारी सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप मिला, और फाइनल पूरा शेप मिला और फाइनल स्ट्रक्चर मिला कि सेल थ्योरी एक्चुअली पूरी हुई, कायदे से आप कह सकते हैं 1855 में हमारी प्रॉपर तरीके से सेल थ्योरी कंप्लीट हुई। और उस सेल थ्योरी में हम लोगों को क्या पता चला कि जितनी भी सेल्स है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल और उनके प्रोडक्ट से मिलके बने हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या पता चली कि जितने भी सेल्स हैं वो अपनी पुरानी सेल से ही बनते हैं, पुरानी सेल से ही इवॉल्व बनते हैं, ठीक है। ये दो बातें हमें सेल थ्योरी से पता चली, जो कि ये बात हमारी दिन थी, हमारी स्लाइडन और श्वान ने दी थी, और ये बात हमारे इसको एकदम प्रॉपर फाइनल सेल थ्योरी का शेप किन्होंने दिया, रुडोल्फ विर्को ने दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेल का पूरा ओवरव्यू देखते हैं, कि पूरा सेल का ओवरव्यू देखते हैं कि भाई सेल है, ठीक है, तो सेल किन चीजों से मिलकर बना है। अंदर आप सेल है तो सेल के अंदर किन कौन सी चीजें हैं जो मिलकर सेल बना रही है, एक लिविंग सेल बना रही है, सेल को लिविंग बना रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर आप भाई दो तरीके की सेल्स हमने देखी, एक तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। अगर आपको प्लांट सेल को स्टडी करना है तो हमारी एनसीईआरटी अनियन का बेस्ट एग्जांपल लेती है कि भाई आप अनियन के छिलके से आप आराम से अच्छे से प्रॉपर सेल को, प्लांट के सेल को देख सकते हैं। और वहीं अगर आप प्लांट की सेल को देख सकते हैं, प्लांट की अगर आप देखना चाहे तो। और वहीं अगर आप एनिमल की सेल को देखना चाहते हैं तो ह्यूमन चीक की सेल का एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी लेती है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आसानी से आपको ह्यूमन की चीक से आसानी से सेल मिल जाएगा, ठीक है, एनिमल का, ठीक। तो अगर आप प्लांट की अनियन के सेल को अगर ऑब्जर्व करोगे तो ठीक है, महज भाई ये एनिमल की सेल, अनियन तो एक प्लांट है, ऑफ कोर्स प्लांट ही सेल है, तो इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका आउटर मोस्ट वॉल क्या होगा, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका बाहर सबसे बाहरी परत आपको क्या देखने को मिलेगी, दैट इज सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में जो बाहरी आपको परत देखने को मिलेगी, लेयर देखने को मिलेगी, वो किसकी देखने को मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन की देखने को मिलेगी, ठीक है। प्लांट में आउटर मोस्ट वॉल आपको सेल वॉल की देखने को मिलेगी, एनिमल में आपको आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है, बाउंड्री है, वो आपको सेल मेम्ब्रेन की देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक सेल का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये एक्चुअली ये पूरी एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अगर आप प्लांट की पढ़ेंगे तो यही आपको कुछ ऑर्गेनल्स एक्स्ट्रा दिखेंगे और प्लस सेल वॉल दिखेगा। अभी हम इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम देख लेते हैं कि ओवरव्यू कैसा होता है सेल का, ठीक है, कि सेल में ओवरव्यू क्या क्या चीजें होती है ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, किसकी बाउंड्री है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल की। और वहीं अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो सेकंड आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल की, ठीक है। और ये कैसी होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मींस ये सारे केमिकल्स को सेल के अंदर आने की परमिशन नहीं देगा,
सिर्फ उन्हीं केमिकल्स को सेल के अंदर आने की परमिशन देगा जिनकी हमारे सेल को जरूरत है या नीड, या ये आप ये या तो ये कह सकते हैं कि जिन केमिकल्स को हमारा सेल परमिशन अंदर आने की देगा वही सारे सेल केमिकल्स हमारे अंदर आने देगा ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो हमारी एनसीईआरटी साइटोप्लाज्म के लिए एक लाइन बोलती है, साइटोप्लाज्म के लिए एक लाइन बोलती है, दैट इज मेन एरिना ऑफ सेल। क्या बोलती है? मेन एरिना ऑफ सेल। यहाँ जो एरिना वर्ड है ना, ये एरिना वर्ड से आप एरिना मतलब आप समझ लीजिए एरिया, एरिया या जोन, जोन से आप ये दो आप एरिना मीन समझ लीजिए यहाँ पे एरिया या जोन, तो मीन्स ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो मेन एरिया है जहां पर सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, जो कि एक फीचर है भाई सेल को लिविंग बनाने का। सेल लिविंग है उसका एक निशानी है आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन, और वो मेटाबॉलिक रिएक्शन सारी की सारी आपकी कहाँ होती है? आपकी साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। जितने भी ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन इट, कि इसी के अंदर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी साइटोप्लाज्म को एक लाइन में डिस्क्राइब करती है। ये क्या है? मेन एरिना ऑफ द सेल, मतलब मेन एरिया ऑफ द सेल की भाई मेन एरिया है सेल का जहाँ पे सारा केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप भी बड़े फेमस नाम से जानते होंगे, द पावर हाउस ऑफ द सेल। मींस इस सेल में जितने भी ऑर्गेनेली हैं उनको जो काम करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो कहाँ से मिलती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल ऑर्गेनी है जो कि पूरे ऑर्गेनेली को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइबोसोम की, दूसरा सेल ऑर्गेनल, ठीक है। देख हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं अपने, ठीक है। राइबोसोम को भी आप बड़े फेमस नाम से जानते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है राइबोसोम को। क्यों कहा जाता है? कि क्योंकि राइबोसोम पूरे सेल में प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हम लोग एक ऑर्गेनेली को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जो आपको थोड़ा मैं फंक्शन बता रही हूँ उसको डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पर हम सारा पॉइंट देखेंगे एक ऑर्गेनेली का कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है, क्या उसका मेन फंक्शन है, ठीक है। डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अभी ओवरव्यू देख रहे हैं कि भाई सेल में ओवरव्यू क्या क्या होता है, ठीक। राइबोसोम हो गया जिसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कैसा है? ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस की आउटर लेयर से ही एक्सटेंड आगे निकला हुआ रहता है, ठीक है, आगे उसी से कंटिन्यू हुआ है, ठीक। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया ये कि किस तरीके का इनका टेक्सचर है, मतलब इनको टच करने पर कैसा लग रहा है। इनके जो राइबोसोम होते हैं इनकी सरफेस पे कुछ जगह पे, कुछ सरफेस एक पर्टिकुलर एरिया जगह पे या सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड रहते हैं, राइबोसोम देखने को मिलते हैं, अटैच्ड रहते हैं। तो वो स्ट्रक्चर अगर आप इसको टच करेंगे तो रफ लगेगा, राइट। तो उतने से स्ट्रक्चर को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और बाकी जो स्ट्रक्चर जहां पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होगा उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, क्योंकि उसको टच करने पे कोई रफनेस नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। इसीलिए उतने से एरिया को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होंगे आपको, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम आपका एब्सेंट होगा, वहीं आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने न्यूक्लियस की, ब्रेन ऑफ द सेल की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें जो होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बाहर भी आपको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, और जो न्यूक्लियस होता है जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। दैट इज क्या है? वो क्रोमोसोम और या तो कह लीजिए डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम या डीएनए को, क्रोमोसोम और डीएनए को कैरी करता है कौन? न्यूक्लियस, ठीक है, मेन जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक, ये भी हमारा क्या है, सेल ऑर्गेनेले है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेली, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ओवरऑल इतने आपको मेन आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ये हमारे सेल का ओवरव्यू की इस तरीके के इतने सेल ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलेंगे। जो प्लांट सेल्स हैं उनमें कुछ सेल एक्स्ट्रा आपको सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जब प्लांट सेल को देखेंगे तो उसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ प्लांट में देखने को मिल रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग इसके शेप और साइज की सेल की बात कर लेते हैं। तो इनके काम के हिसाब से बेस्ड ऑन एक्टिविटी कि कैसे ये काम कर रहे हैं उनके हिसाब से ये सेल्स का अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है इनका, ठीक है, अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप माइकोप्लाज्मा को देख लीजिए। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, क्या है ये, स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल है। इसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ होती है आपकी 0.3 माइक्रोन, 0.3 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं PPLO, जिसका फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये माइकोप्लाज्मा का ही मेंबर है, इसी का ही मेंबर है, ठीक है, इसी का ही मेंबर है, ठीक है। और इसकी जो साइज होती है वो 0.1 माइक्रोन होती है, ठीक है, इसकी साइज 0.1 माइक्रोन होती है। नेक्स्ट हम लोग बैक्टीरिया देख लेते हैं। बैक्टीरिया, इसकी जो लेंथ होती है, जितने भी बैक्टीरिया है यूजुअली उनकी जो लेंथ होती है 3 to 5 माइक्रोन होती है। कितनी होती है, 3 to 5 माइक्रोन होती है। अब हम नेक्स्ट ऑस्ट्रिच एग की बात कर लेते हैं। आपने तो पढ़ा ही होगा इसको भी कि ऑस्ट्रिच एग जो है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है, सॉरी एग है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड एग। कौन है, ऑस्ट्रिच एग है, ठीक है, लार्जेस्ट, ठीक। और हम आरबीसीज की बात करें तो आरबीसीज का जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोन होता है। कितना होता है, 7 माइक्रोन आरबीसीज का डायमीटर होता है। नेक्स्ट हम नर्व सेल की बात करते हैं। तो नर्व सेल होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। कैसी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, मतलब सबसे लंबी सेल आपको देखने को मिलेगी। वो कौन सी है, वो नर्व सेल होती है, ठीक है, सबसे लंबी। और हम वायरस की यही बात कर ले तो वायरस जो होता है वो 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोन का होता है इसकी साइज, ठीक है। याद रखिए कि जो वायरस है ना, वायरस को हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वायरस तो कोई सेल है ही नहीं। वायरस एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसी वजह से हम इसको स्मॉलेस्ट सेल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो नर्व सेल जो होती है, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो नर्व सेल्स है ये लॉन्गेस्ट सेल है, लेकिन ये जो ऑस्ट्रिच एग है वो लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट मीन लंबा। सबसे लंबी जो सेल होगी वो आपकी नर्व सेल होगी, लेकिन सबसे लार्जेस्ट मतलब बड़ी जो सेल होगी ना वो आपकी ऑस्ट्रिच आइसोलेटेड एग है, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। ये तो हो गया हमारा साइज का बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेप। नेक्स्ट हम लोग सेल का शेप देखते हैं। सेल का जो शेप भी होता है ना वो भी उनके काम के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे आप आरबीसीज की बात कर लीजिए, आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो राउंड और बाई कॉनकेव होता है, राउंड और बाई कॉनकेव होता है, ठीक है। ऐसे इनके सेल बीच में न्यूक्लियस नहीं होता है इनमें, ठीक है, इनके सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता तो बीच में पिचिक जाते हैं, तो ऐसे बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। ऐसे इनका बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर इस तरीके से ओवर ऐसे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर। क्योंकि इनका काम ही है, क्या काम है इनका, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है, जैसा काम वैसा इनका शेप होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अमीबा की बात करते हैं। तो अमीबा का जो शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है, मींस वो फिक्स्ड शेप नहीं होता है। आप कोई भी स्ट्रक्चर बना दो वो अमीबा कहला जाएगा। आप चाहे जैसा भी बना दो, ऐसा बना दो, ठीक है, ऐसा बना दो, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर आप बना दोगे तो वो आपका अमीबा कहलाएगा, क्योंकि वो इर्रेगुलर शेप है, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलम्युलर एपिथेलियल सेल की बात करते हैं। आपने एनिमल में तो एनिमल टिश्यू में पढ़ा ही होगा एपिथेलियल सेल के बारे में कि ये कैसा होता है, लॉन्ग होता है और नैरो होता है। लॉन्गिट्यूड लॉन्ग होता है, लंबे लंबे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसे लॉन्ग होंगे और पतले पतले नैरो होंगे, ठीक, ऐसे लॉन्ग सी सेल्स होंगी और पतली पतली, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख ही रहे हो, ठीक है, ऐसा लॉन्ग होता है और नैरो होता है, ठीक। वहीं अगर हम नर्व सेल की बात करें जो हमारी लॉन्गेस्ट सबसे सेल है, कैसी होती है, ये सबसे लंबी होती है, बहुत लंबी होती है और प्लस ब्रांचिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। इस तरीके से ब्रांच आपको स्ट्रक्चर ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। नर्व सेल्स कैसी होती है, एकदम ब्रांच्ड होती है और लॉन्ग होती है, लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है।
वहीं हम यहाँ पे ब्रैकेट्स की बात कर ले तो ये इलोंगेटेड होते हैं, लंबी लंबी सेल्स होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होता है इन लोगों का, इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। वहीं हम लोग मेसोफिल सेल की बात कर लेते हैं, तो मेसोफिल सेल्स कैसी होती है, राउंड होती हैं और ओवल शेप की होती है, ठीक है। राउंड होंगी या तो ओवल शेप की होंगी, राउंड होंगी इस तरीके से, राउंड होंगी या तो ओवल शेप की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। कौन, मेसोफिल सेल। तो भाई ये जो सेल्स होती हैं उनका भी उनके काम के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका मसल सेल्स है, मसल्स क्या करता है, स्ट्रेचमेंट प्रोवाइड करता है। वहीं वो मसल सेल्स अगर इलोंगेटेड नहीं रहेगा, अगर मसल सेल्स आरबीसी की तरह होगा तो क्या वो स्ट्रेचनेस प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं ना। तो काम जिनका जैसा होता है उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर होता है, सॉरी उसका शेप होता है और साइज होता है, ठीक है। उसी हिसाब से सेल के शेप और साइज होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग और देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में कुछ कैसे कैरेक्टर्स होते हैं। हमने कई बार पढ़ा है कि भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें वेल डिफाइंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता, एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स भी आपको नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। वहीं यूकैरियोटिक को आपने पढ़ा है कि उनमें आपको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी देखने को मिलते हैं, एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ कैरेक्टर्स हम लोग देख लेते हैं इसमें। हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं भाई कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है, ठीक है। वहीं हम यूकैरियोटिक की बात करें तो आपको यहाँ पे दोनों चीज, न्यूक्लियस भी आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड दिखेगा, एकदम अच्छे से बना होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, एज वेल एज आपको न्यूक्लियोलस भी देखने को मिलेगा इसमें। प्रेजेंट न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और न्यूक्लियोलस भी देखने को मिलता है आपको, ठीक है। वही हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स की बात करें, जैसे हमने पढ़ा कि क्या है कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनमें मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। मेम्ब्रेन मतलब बाहर एक परत आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे आप सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन देखते हो, उसी तरीके से कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल्स हैं जिनमें आपको बाहर परत देखने को मिलेगी। तो वो जो लेड बाहर जो है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे आपको प्रोकैरियोट्स में। वही यूकैरियोट्स में आपको मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनली है वो आपको देखने को मिलेंगे, एज वेल एज नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलेंगे। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ आपको वही ऑर्गेनली देखने को मिलेगा जो नॉन मेम्ब्रेनस होगा, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन यूकैरियोट्स में आपको दोनों देखने को मिलेंगे, दोनों तरीके के स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंडेड भी आपको सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेगा, एज वेल एज नॉन मेम्ब्रेनस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हम पॉइंट देख लेते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और इसमें मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। अब हम राइबोसोम की बात कर ले, ठीक है, राइबोसोम की बात कर ले तो राइबोसोम दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम और एक होता है 80S टाइप ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में आपको 70S टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलेगा, वहीं यूकैरियोट्स में आपको दोनों तरीके के राइबोसोम देखने को मिलेंगे, ठीक है, दोनों तरीके के 80S वाले भी देखने को मिलते हैं, 70S वाले में एस भी टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलेगा। कई सी ऐसी बुक्स हैं जिसमें ये सिर्फ लिख के छोड़ देता है कि एनिमल्स के सेल में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है, 70S मेंशन ही नहीं रहता है, ऐसी कई भी बुक्स है। इट मींस इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें 70S नहीं प्रेजेंट होगा, रहता है लेकिन हर जगह नहीं रहता है, वो सिर्फ दो जगह में आपको 70S देखने को मिलेगा। कहाँ पे? आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, दो जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ 70S टाइप ऑफ राइबोसोम एनिमल में देखने को मिलेगा। बाकी आप सारी जगह पे देखोगे राइबोसोम जो होंगे वो 80S टाइप के होंगे। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में ऑप्शन मिले ना कि एनिमल्स में किस तरीके के राइबोसोम देखने को मिलेगा, ऑप्शन 1 दे दिया आपको 70S, ऑप्शन 2 दे दिया 80S और ऑप्शन 3 दे दिया आपको, जैसे ऑप्शन 3 दे दिया आपको दोनों कि बोथ 70S एंड 80S की दोनों देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन आप यही थर्ड वाला ही लगाएंगे, ठीक है। कभी आप ये मत लगाइएगा कि सिर्फ 80S वाला रहता है, इनमें एनिमल्स में दोनों देखने को मिलता है, ठीक है, दोनों तरीके के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, किंगडम मोनेरा में जितने भी मेंबर्स आते हैं वो सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सेल्स सारी की सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनकी सेल्स सारी कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। जैसे एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया,
BGA आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO जो कि इसी का मेंबर है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेल्स इनकी जो है कैसी है, इनकी सेल, इनकी प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। मतलब उनमें आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो अभी हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स में डिस्कस किए। वहीं अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स में बात करें तो एग्जांपल में आपका आएगा प्लांट आएगा, एनिमल आएगा, प्रोटिस्टा आएगा, फंजाई आएगा, चार। बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा को छोड़ के बाकी सारे जो होंगे, सारे के सारे जो किंगडम है उनमें आपको यूकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलती है और उनमें भी आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है। तो एग्जांपल में प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल में किंगडम मोनेरा के जितने भी लोग आएंगे सब प्रोकैरियोट के एग्जांपल्स होंगे। अब किंगडम प्लांटी में, एनिमिलिया में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सारे के सारे एग्जांपल होंगे आपके यूकैरियोटिक सेल के, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर जो है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, उसका हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके के सेल ऑर्गेनल्स हैं, क्या क्या है, कैसा फंक्शन है, ठीक है। एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल, सबसे पहले तो हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल कैसी होती है इनकी? सेल वॉल रिजिड होती है। कैसी होती है? ठोस होती है, रिजिड होती है, जिसकी वजह से ये इस बैक्टीरिया को या प्रोकैरियोटिक सेल को क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जैसे हम लोगों ने पहले भी देख लिया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। मीन्स ये सब सारे केमिकल्स को अंदर नहीं आने देगी, ये उन्हीं केमिकल्स को अंदर आने देगी जिनकी सेल को नीड या जरूरत है, ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल वॉल तो इनको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, वहीं ये सेल मेम्ब्रेन इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। अब यही सेल मेम्ब्रेन से ही एक स्ट्रक्चर निकलता हुआ बाहर आपको दिखाई देगा। एक्चुअली में सेल मेम्ब्रेन से देखिए तीन तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एक तो फ्लैजिला, एक पिली और एक फिम्ब्रिया, ठीक है। इन तीनों को भी हम लोग आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग फ्लैजिला देखते हैं, ठीक है। तो आपको सेल मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर बाहर निकलता हुआ दिखेगा। सेल मेम्ब्रेन से निकलता हुआ एक्सटेंशन होगा सेल मेम्ब्रेन का, और सेल वॉल को ही फड़ के आगे निकलता हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज फ्लैजिला, ठीक है। अब ये फ्लैजिला किसमें? उसी प्रोकैरियोटिक सेल में होगा। अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल मोटाइल हुई तब आपको वहां पे एज अ मोटिलिटी क्या देखने को मिलेगा? मोटिलिटी लोकोमोटरी ऑर्गन जो होंगे वो क्या होगा? आपका फ्लैजिला होगा। क्या देखने को मिलेगा? फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला जो होता है वो मोटिलिटी में रोल प्ले करता है। किसमें रोल प्ले करता है? मोटिलिटी में। अगर प्रोकैरियोटिक सेल मोटाइल होगी तो उसमें फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा, अगर नॉन मोटाइल होगी तो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या है? किसका एक्सटेंशन है? सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है कि सेल मेम्ब्रेन से ही एक स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है। फ्लैजिला इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ठीक है, और ये फ्लैजिला करता क्या है? क्या मोटिलिटी में रोल प्ले करता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल में अगर ये फ्लैजिला आपको देखने को मिलता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो फ्लैजिला है एक प्रोटीन से मिलकर बनेगा, फ्लैजिलिन प्रोटीन। अगर ये प्रोकैरियोट में आपको देखने को मिला तो, ठीक है। यही अगर यूकैरियोट्स में अगर आप फ्लैजिला देखने को मिल रहा है तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बनेगा। किससे? ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बनेगा। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ से मिलता है? माइक्रोट्यूब्यूल से। कहाँ? माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल से ये ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलता है जो कि क्या करेगा? फ्लैजिला बनाएगा। किसमें बनाएगा? यूकैरियोटिक सेल में बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज की। इंक्लूजन बॉडीज की, ठीक। इंक्लूजन बॉडीज जो होता है वो कैसा होता है? मेम्ब्रेनलेस होता है। कैसा होता है? मेम्ब्रेनलेस मींस इनमें कोई आपको परत बाहर देखने को नहीं मिलेगी, कोई लेयर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ये इंक्लूजन बॉडी होता क्या है? इंक्लूजन बॉडी ना महज एक मोती की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रैनुअल्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ग्रैनुअल्स कहते हैं। अगर यही जो ग्रैनुअल्स है, अगर मोती की तरह जो स्ट्रक्चर, अगर ढेर सारा फॉस्फेट, ठीक है, इससे ढेर सारा इस तरीके से फॉस्फेट ग्रुप इकट्ठा हो गया और मोती की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है, तब हम इसको क्या कहेंगे? फॉस्फेट ग्रैनुअल्स कहेंगे, ठीक है, फॉस्फेट ग्रैनुअल्स कहेंगे। लेकिन अगर वहीं पे
ग्लाइकोजन ढेर सारा इकट्ठा होकर एक मोतियों की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स। लेकिन अगर वहीं ढेर सारा पिगमेंट इकट्ठा हो गया और वो मोतियों की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है, तब हम उसको क्या कहेंगे, साइनोफाइसियन ग्रैनुअल्स। क्या कहेंगे, साइनोफाइसियन ग्रैनुअल्स कहेंगे। ठीक है, मतलब वो अगर ग्रैनुअल्स फॉस्फेट का हुआ तो फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, अगर ग्लाइकोजन का हुआ तो ग्लाइकोजन, अगर ग्लाइकोजन का हुआ तो ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स, और अगर पिगमेंट का हुआ तो क्या हो जाएगा, साइनोफाइसिन ग्रैनुअल्स। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स सेल्स होते हैं जो कि पानी में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पानी में पाई जाती है, उनका हैबिटेट वाटर है, पानी में पाई जाती है। ठीक है, तो उस तरीके के प्रोकैरियोट्स की सेल्स में आपको एक गैस वैक्यूल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल एक्चुअली में है क्या, वैक्यूल क्या है, वैक्यूल एक खाली कैविटी है। ठीक है, उस कैविटी में गैस अगर एयर भरा रहेगा अगर, तो हम उसको क्या कहेंगे, गैस वैक्यूल कहेंगे। अगर वैक्यूल है क्या, वैक्यूल क्या है, एक कैविटी है। ठीक, अगर उसी कैविटी में अगर आपका एयर फिल्ड हुआ, एयर रहा, तब हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको गैस वैक्यूल कहेंगे। और ये आपको किस में देखने को मिलेंगे, आपको उन बैक्टीरिया या उन प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेंगे जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, पर्पल बैक्टीरिया, ये गैस वैक्यूल इनको क्या करेगा, इनको बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। बायोन्सी क्या प्रोवाइड करेगा, बायोन्सी प्रोवाइड करेगा, मींस इनको तैरने में मदद करेगा, पानी में तैरने में, फ्लोट करने में मदद करता है गैस वैक्यूल। ठीक है, किनको, उन बैक्टीरिया या उन प्रोकैरियोटिक सेल्स को जिनमें जो पानी में रहते हैं। ठीक है, उनको बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे राइबोसोम की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलता है। ठीक, 70S राइबोसोम देखने को मिलता है, और ये जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है ये प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है। किससे अटैच्ड रहता है, प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है। ठीक है, अब आपने राइबोसोम, और ये राइबोसोम इसमें क्यों देखने को मिलता है, राइबोसोम कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। कैसे होता है, नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है राइबोसोम, इसलिए आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम देखने को मिलता है। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेले है, इस वजह से आपको राइबोसोम देखने को मिलता है। और एज वेल एज ये राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, इनकी सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है, और ये राइबोसोम भी सेम इनको प्रोटीन बनाकर देगा, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल जैसा कि इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की अपने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। तो एक्चुअली में इनमें जो न्यूक्लियस होता है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलती है। न्यूक्लियस भाई प्रोकैरियोट्स की सेल्स है, तो इनमें आपको न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी वजह से इनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोइड जीन कंसिस्ट करता है, भाई जीन होता है, इसीलिए इसको जीनोफोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोफोर भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर, ये इनका मेन जेनेटिक, न्यूक्लियोइड है इनका, ये इनका मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको मेन जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये जितने भी प्रोकैरियोट सेल्स हैं उनमें आपको ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपको न्यूक्लियोइड ही देखने को मिलेगा। मतलब सब में आपको, सारे प्रोकैरियोटिक की सेल्स में या बैक्टीरियाज में इनको आपको न्यूक्लियोइड देखने को मिलता है, और जो न्यूक्लियोइड देखने को मिलता है इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये मेन जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं ये कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे यूकैरियोटिक की सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लीनियरली अरेंज्ड, लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं ना, इस तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर होता है ना, लीनियर स्ट्रक्चर होता है ना। लेकिन यहीं पे इनके जो न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियोइड्स हैं, जीनोफोर्स हैं, ये सर्कुलर होते हैं इस तरीके से, डबल स्टैंडर्ड तो रहेंगे। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। कैसे होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इस तरीके से सर्कुलर, डबल स्ट्रैंड तो होगा बट सर्कुलर के शेप में होगा। ठीक है, और प्लस इनमें सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलता है, सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम। ठीक,
जैसे ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल में, ह्यूमन बीइंग में आपको देखते हैं कि 46 क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, लेकिन आपको इसमें ना सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको 46 क्रोमोसोम नहीं देखने को मिलेगा और आपको 23 पेयर में भी क्रोमोसोम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम रहेगा और वो अरेंज कैसे रहेगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके पास भाई इनका जेनेटिक मटेरियल तो रहता है, ये साथ ही साथ इनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर भी रहता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ये प्लाज्मिड भी कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। डबल रहेगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रहता है, ठीक। जैसे कि ये देखिए डबल स्टैंड रहेगा और प्लस सर्कुलर रहेगा, ठीक है, सर्कुलर डीएनए रहता है प्लाज्मिड, ठीक है। अब ये इनकी बात कर लेते हैं और प्लाज्मिड का थोड़ा कैरेक्टर जान लेते हैं। तो ये प्लाज्मिड कैसे होते हैं, ये रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इनको ये अपने आप रिप्लिकेट कर लेते हैं। ये इनको रिप्लिकेट करने के लिए इनको न्यूक्लियोइड की डिपेंडेंसी नहीं है, न्यूक्लियोइड से इनको मतलब नहीं है, ये अपने आप ही रिप्लिकेट कर जाएंगे, ठीक है। इनको कहीं न्यूक्लियोइड से किसी से भी मतलब नहीं रहता, इनको अपनी तरह प्लाज्मिड बनाने के लिए किसी सहारे की, किसी जरूरत की या मेन जेनेटिक मटेरियल से या उससे कुछ भी किसी से कनेक्टेड नहीं, ये अपने आप ही रिप्लिकेट कर लेता है। इसीलिए कहते हैं कि रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ये किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं है रिप्लिकेट करने के लिए, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मिड है ना, ये प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक सेल्स को एक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, एक स्पेशल फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक स्पेशल फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, जैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। अब देखिए ये क्या होता है, ये जो प्लाज्मिड है ना, जैसे एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन एक हमारा एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई पर्सन है, वो इन्फेक्टेड हो गया किसी बैक्टीरिया से या प्रोकैरियोटिक सेल से, ठीक है, और वो इन्फेक्टेड हो गया और उसको हम लोगों ने पेनिसिलिन दिया और उस बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड भी एक जेनेटिक मटेरियल है, उसमें जीन होगा, तो उसमें जो जीन है ना वो पेनिसिलिन का एंटी जीन है, मतलब कि पेनिसिलिन का एंटी जीन है। कि क्या करेगा, जैसे ही पेनिसिलिन उस पर्सन वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक लेगा, ये क्या करेगा, उस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एंटी रेजिस्टेंस बना देगा और एक उस बैक्टीरिया को, उस प्रोकैरियोटिक सेल को उस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से बचा लेगा, ठीक है। उस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से बचा लेगा, उस पेनिसिलिन को न्यूट्रल कर देगा, उसको अपने ऊपर कोई असर ही नहीं करने देगा प्लाज्मिड। तो एक स्पेशल फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। ओवरऑल ये जो प्लाज्मिड है क्या करेगा, एंटीबायोटिक के प्रति एक स्पेशल स्ट्रक्चर बाहर प्रोवाइड कर देता है, कह सकते हो कि बैक्टीरिया को हाइड ही कर लेगा, उस एंटीबायोटिक से उसको न्यूट्रल कर देगा उस एंटीबायोटिक को और उस बैक्टीरिया को बचा लेगा। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग अ फिनोटाइपिक कैरेक्टर, एक फिनोटाइपिक स्पेशल फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है प्रोकैरियोटिक सेल को, कौन, प्लाज्मिड, जो कि कैसे करता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कॉज करता है, ये एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, मतलब उसको असर ही नहीं करने देगा, उसको न्यूट्रल कर देगा, कोई असर ही नहीं होगा, बैक्टीरिया बच जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं हमारा मिजोजोम, ठीक है। मिजोजोम क्या है, मिजोजोम एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। इनफोल्डिंग मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो गया, इनफोल्ड हो गया है, अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है, उसी को हम लोग मिजोजोम बोलते हैं। क्या कहते हैं, मिजोजोम कहते हैं। अगर यही इनफोल्डिंग बैग की तरह होगी, इस तरह बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, तब हम इसको क्या कहेंगे, वेसिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, तब हम इसको वेसिकल कहेंगे। लेकिन अगर यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग इस तरीके से ट्यूब लाइक होगी, तब हम इसको ट्यूब्यूल कहेंगे, ठीक है। और वहीं पे अगर इनकी फोल्डिंग इस तरह से होगी, ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर होगा, तब हम इसको क्या कहेंगे, लेमिले कहेंगे। क्या कहेंगे, लेमिले कहेंगे, ठीक है। तो तीन तरीके की आपको इनफोल्डिंग आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिल सकती है, कुछ बैग लाइक, कुछ ट्यूब लाइक, कुछ इस तरीके से लैमिले लाइक, ठीक है। इसका अलग अलग नाम वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमिले, ठीक है। अब ये जो मेसोजोम है, इनका क्या काम होता है, देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, अब उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स तो होते नहीं है, ठीक है। तो अब उनका भी भाई अपना अपना काम है, हाँ। तो उनके काम को कौन करेगा, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है,
रेस्पिरेशन करने में मदद करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उसका काम कौन करेगा प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो उसका काम कौन करेगा, तो उस काम को करने के लिए ये जो मेसोसोम है, इनके सेल में एक स्ट्रक्चर होता है मेसोसोम, वो सारे काम ये मेसोसोम करता है। क्या क्या काम करता है, रेस्पिरेशन करता है, क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, और सेल वॉल को फॉर्म करने में भी मदद करता है, सेल फॉर्मेशन में भी, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी मदद करता है, ठीक है। सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन, कुछ एंजाइम को भी सिक्रीट करेगा, उनको वर्क करने के लिए भी जगह की जरूरत पड़ती है ना भाई, एंजाइम है उनको भी वर्क करने की जगह की जरूरत पड़ती है। तो ये जो इनफोल्डिंग रहती है ना, इनकी जो ये इनफोल्डिंग है ना, इनफोल्डिंग, ये इनको इतना स्पेस, ये जो स्पेस है ना, वो स्पेस, वो जगह भी प्रोवाइड करती है कि इनके सिक्रीशन जो सिक्रीट किया एंजाइम, वो वहां पर आराम से वर्क भी कर सके। सिक्रीशन में भी मदद करता है, प्लस डीएनए रिप्लिकेशन और उनके डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद करता है, ठीक है। मेसोसोम के इतने काम है, ठीक, जो बाकी हमारे सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोट्स में कर रहे थे, उनके काम इनका कौन करेगा, प्रोकैरियोट में मेसोसोम करेगा, ठीक है। ये हो गया भाई प्रोकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ एक और बात, क्रोमैटोफोर, एक और वर्ड क्रोमैटोफोर। देखिए क्रोमैटोफोर क्या होता है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, ठीक है, अगर उसी इनफोल्डिंग में पिगमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है, पिगमेंट प्रेजेंट हो और वो फोटोसिंथेसिस करे, पिगमेंट प्रेजेंट हो, तो उस तरह के इनफोल्डिंग को हम लोग क्रोमैटोफोर बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर में क्या करते हैं, उसमें पिगमेंट होता है, बियर पिगमेंट होता है उनमें, और पिगमेंट होने की वजह से वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा मेसोसोम जिसमें पिगमेंट हो, उस तरीके के मेसोसोम के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर कहते हैं, ठीक है। क्लियर, ये हो गया हमारा ओवरव्यू स्ट्रक्चर हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का, कि क्या क्या चीजें होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, कितने तरीके के स्ट्रक्चर, क्या क्या चीजें सारी प्रेजेंट होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग कि इसका क्या है, बेसिक क्या है, इसका थोड़ा काम देखते हैं, ठीक। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ये सारी की सारी कहाँ आपको देखने को मिलेगी, इंक्लूड ऑल मोनेरेंस, मतलब जितने भी किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है। उनमें जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है। अगर हम इनकी साइज की बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो इनकी साइज जो होती है वो बहुत छोटी होती है कंपेयर देन यूकैरियोटिक सेल के, बहुत ही छोटी होती है कंपेयर देन यूकैरियोटिक सेल के। तो अगर हम इसकी डिवीजन की बात कर लेते हैं, डिवीजन की, ठीक है, देखिए ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है ना, यूकैरियोटिक सेल्स को डिवाइड करने के लिए समय लगता है भाई। क्यों लगता है समय, क्योंकि इनके पास देखिए प्रॉपर वेल डिफाइंड और ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, कई सारे सेल ऑर्गेनल्स है, इतना चीज है, इतना ढेर सारा स्ट्रक्चर है, तो उसको भाई रिप्लिकेट करने में, डिवाइड करने में ऑब्वियस सी बात है समय तो लगेगा। प्लस इनके जहां यूकैरियोटिक सेल्स में इतने जेनेटिक एक क्रोमोसोम होता नहीं है, कई क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग में ही देख लीजिए 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर, क्या उसको रिप्लिकेट करने में समय नहीं लगेगा, लेकिन इनमें तो एक ही क्रोमोसोम होता है, फटाक से रिप्लिकेट कर जाएगा, ठीक है। और ज्यादा सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है, इसी वजह से इनका डिवीजन बहुत फास्ट होता है, मच फास्टर होता है कंपेयर देन यूकैरियोटिक सेल के, ठीक है। तो ये बहुत ही तेजी से डिवाइड करते हैं, मच फास्टर, बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं कंपेयर देन यूकैरियोटिक सेल से, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट आगे देखते हैं हम सेल एनवेलप की बात करते हैं, सेल एनवेलप की बात करते हैं, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। सेल एनवेलप देखिए क्या होता है, सेल एनवेलप, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जितनी भी बाहर परत और लेयर्स पाई जाती है, उन सबको कलेक्टिवली इकट्ठा हम लोग कहते हैं सेल एनवेलप, ठीक है। क्या कहते हैं, सेल एनवेलप। आप प्रोकैरियोटिक सेल कह लीजिए या बैक्टीरियल सेल कह लीजिए, दोनों बात ही एक है, ठीक है, क्योंकि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उन सारे के सारे सेल्स उनकी प्रोकैरियोटिक सेल ही होती है, उसी तरीके की प्रोकैरियोटिक सेल होती है। बैक्टीरियल सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल बोलिए या बैक्टीरियल सेल बोलिए, बात है। तो आप कहें कि प्रोकैरियोट्स के बाहर जो लेयर जितनी भी है उन सबको कलेक्टिवली हम लोग एक टर्म देते हैं, क्या कहते हैं, सेल एनवेलप, ठीक है। अब इनमें कितनी लेयर पाई जाती है, इनमें आपको 3 लेयर देखने को मिलेगी, एक अंदर की साइड, इनर साइड, ठीक, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिडिल में आपको एक लेयर देखने को मिलेगी दैट इज सेल वॉल, और आपको बाहर एक लेयर देखने को मिलेगी आउटर, दैट इज ग्लाइकोकेलेक्स, ठीक है, ग्लाइकोकेलेक्स। अब ये जो ग्लाइकोकेलेक्स है, ये जो ग्लाइकोकेलेक्स, आप आउटर की पहले हम लोग देख लेते हैं, बात करते हैं।
ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ये जो ग्लाइको वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं, ग्लाइको, ग्लाइको वर्ड इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। किससे? कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स, ठीक है। और ये जो कैलेक्स वर्ड है ना, ये कैलेक्स वर्ड जैसे कि फ्लावर होता है, फ्लावर का आउटर पार्ट क्या होता है? कैलेक्स होता है ना, तो वहां से वो ये वर्ड उठाया गया है, कैलेक्स, ठीक है। तो भाई ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनकी सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये हर बैक्टीरिया में ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है, ठीक है। सारे बैक्टीरिया से आपको एक ही तरीके का ग्लाइकोकैलिक्स नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है अलग अलग देखने को मिलता है आपको हर बैक्टीरिया में, इसीलिए हर बैक्टीरिया की पहचान ही इनकी ग्लाइकोलिसिस से होती है, सॉरी ग्लाइकोकैलिक्स से होती है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स हर बैक्टीरिया में अलग अलग तरीके के आपको ग्लाइकोकैलिक्स देखने को मिलेंगे, और वो ग्लाइकोकैलिक्स उस बैक्टीरिया की पहचान बताता है। ओवरऑल ये नेम प्लेट की तरह, बैक्टीरिया की एक नेम प्लेट है, नेम प्लेट की तरह वर्क करता है, कह सकते हो जैसे सेल कोई ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसकी फिंगरप्रिंटिंग होती है ना, तो समझ लीजिए ये बैक्टीरिया की या प्रोकैरियोटिक सेल की ये फिंगरप्रिंटिंग है, फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है, उनकी पहचान बताता है, नेम प्लेट की तरह वर्क करता है, क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेल वॉल की बात कर लेते हैं। जो सेल वॉल होता है वो मिलके बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन से। किससे मिलके बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बना होता है, ठीक है, सेल वॉल। और ये सेल वॉल होता कैसे है? रिजिड होता है। कैसे होता है? रिजिड होता है, रिजिड होता है, जो कि बैक्टीरियल सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, अंदर की सबसे लेयर है, प्लस सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मींस उन्हीं केमिकल्स को अंदर आने देगी जिनको इनके सेल की जरूरत है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों मिलके, ये तीनों जो हैं ये मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। ये तीनों मिलके सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वर्क करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल एनवेलप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल एनवेलप कहते हैं, ठीक है। ये तीनों जो है, इन तीनों का आउटर का, मिडिल का, इनर का, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है, इन तीनों का अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है। ईच लेयर परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, अलग अलग तरीके के काम करते हैं, जिसको अभी हम लोगों ने थोड़ा फंक्शन देखा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों अलग अलग तरीके के काम करते हैं, और तीनों एक ही सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह भी वर्क करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं सेल एनवेलप। कलेक्टिवली इनको एक टर्म देते हैं सेल एनवेलप, ठीक है। चलिए, और ये जो सेल एनवेलप है ना, केमिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनके स्ट्रक्चर में जो केमिकल्स है वो बहुत ही भयानक केमिकल से मिलके बने होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कि ये केमिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक, सेल एनवेलप। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। सबसे पहले हो गया हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, थिकनेस के बेसिस पे, कि कितना मोटा है, थिकनेस के बेसिस पे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर ये पतला लूज शीट की तरह अरेंज्ड है, थिन पतला है और लूज शीट की तरह अरेंज है, तब हम इसको कहेंगे, इसका एक नाम दे देंगे स्लाइम लेयर। क्या कह देंगे? स्लाइम लेयर, ठीक है। ये स्लाइम लेयर, ये देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, पतला सा है, ठीक है, थिन लूज शीट की तरह इस तरीके से अरेंज रहता है, पतला सा, जिसको हम क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर। अब इसका काम क्या है? ये प्रिवेंट करता है वाटर को और आयंस को बैक्टीरिया से बाहर जाने से, ठीक है। लॉस होता है बैक्टीरिया में, पानी और आयंस को लॉस होने से बचाने का काम करता है कौन? स्लाइम लेयर, ठीक है, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स का ही एक फॉर्म है। दूसरी बात करते हैं, अगर यही ग्लाइकोकैलिक्स थिक होगी, मोटी सी होगी, तब हम इसको क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। अब ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देखिए इसका जो कैप्सूल है ये थिक है, मोटा है, ये मोटा है, कंपेयर देन इस स्लाइम लेयर के, मोटा है ना,
ठीक है, इसीलिए इसको हम कैप्सूल कहेंगे। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया की सेल्स को। ठीक है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को होस्ट जो हो, बैक्टीरिया को हाइड कर लेता है। क्या करता है ये क्या करता है, बैक्टीरिया को हाइड कर लेता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया को हाइड कर लेता है। किससे हाइड करता है, होस्ट की इम्यून सिस्टम से। किससे, फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। होस्ट की इम्यून सिस्टम से इस बैक्टीरिया को हाइड करता है, हाइड करता है, छुपा लेता है, बचा कर रखता है। कौन, कैप्सूल। हैंस ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, बैक्टीरिया को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसकी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और क्या, कि ये जो सेल एनवेलप है ना, सेल एनवेलप का नेचर कैसा है, सेल एनवेलप का किस तरह नेचर है, कैसा वो नेचर शो कर रहा है, किसके प्रति, स्टेनिंग के प्रति। स्टेनिंग के प्रति वो कैसा नेचर शो कर रहा है, उसके बेसिस पे क्रिश्चियन ग्राम में बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया कि दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो हो गया ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ठीक है, एक्चुअली में देखिए ग्राम स्टेनिंग है क्या, ग्राम स्टेनिंग कुछ नहीं, बस एक डाई करने की, बैक्टीरिया को डाई करने की प्रक्रिया है। मतलब कि बैक्टीरिया को कलर करने का एक प्रक्रिया है जिसको उन्होंने स्टेनिंग कह दिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया को ऐसे ही ये कलर नहीं, ऐसे ही किसी भी कलर से कलर नहीं कर देते। ठीक है, एक्चुअली में देखिए पूरा मैं बताती हूँ एक रफली स्टेनिंग क्या है। एक्चुअली में ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया का एक ग्रुप लिया। ठीक है, एक बैक्टीरिया का ग्रुप लिया ढेर सारा। ठीक है, बैक्टीरिया का ग्रुप लिया। ठीक, उसके बाद इन्होंने इस पे क्या किया, इसको इन्होंने इस बैक्टीरिया के अंदर स्टेन डाला। क्या डाला, स्टेन डाला, स्टेन किया इसको क्रिस्टल वॉयलेट कलर से। ठीक है, क्रिस्टल कलर डाला, कलर। ठीक है, ऐसे वैसे कोई भी कलर नहीं डाला, एक प्रॉपर कलर डाला जिसका नाम क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट। प्रॉपर स्टेन इन्होंने यूज किया। ठीक है, स्टेन किया इस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को, किससे स्टेन किया, क्रिस्टल वॉयलेट से इन्होंने स्टेन किया। तो फिर इस बैक्टीरिया को इन्होंने देखा कि ये किस कलर का दिखा, पिंक कलर का, पिंक कह लीजिए या पर्पल कह लीजिए। इस बैक्टीरिया का ग्रुप ऑफ ये जो कॉलोनी है वो किस तरीके की दिखी, पिंक कलर की, पिंक कह लीजिए या पर्पल कह लीजिए। ठीक है, पिंक कलर की कॉलोनी दिखी इनको। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन इस पे डाला ताकि ये जो स्टेन है ये फिक्स हो जाए, इसके ऊपर क्या हो जाए, फिक्स हो जाए ये स्टेन। इसलिए इन्होंने पोटेशियम आयोडाइड का मॉडरेंट इस्तेमाल किया, मतलब कि जो डाई को फिक्स करता है। ठीक है, डाई को इन्होंने फिक्स किया। डाई को फिक्स करने के बाद इन्होंने क्या किया, डाई जितना फिक्स हो गया है, जितना स्टेन इसका फिक्स हो गया है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि अल्कोहल से, फिर इसको बाद इन्होंने क्या किया, अल्कोहल से इसको वॉश किया। किससे वॉश किया, अल्कोहल से इसको वॉश किया। अल्कोहल से जब इसको वॉश किया ना, वॉश इसलिए किया अल्कोहल से कि ताकि जो एक्स्ट्रा जो स्टेन है वो बाहर हो जाए, हट जाए। इस वजह से इन्होंने अल्कोहल से इसको वॉश किया। पहले तो इसकी स्टेन को फिक्स किया पोटेशियम आयोडाइड से डाल के, उसके बाद इसको अल्कोहल से वॉश किया कि एक्स्ट्रा स्टेन हट जाए। तब उसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कि ये जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया थे, जो पूरे जो पहले दो कलर के, एक कलर के दिख रहे थे पिंक कलर के, वो दो कलर के दिखने के लगे, दो ग्रुप में डिवाइड हो गए। एक तो इनको पिंक कलर का ही दिख रहा था जैसा था पहले, एक इनको व्हाइट कलर का ग्रुप दिखा। एक ग्रुप इनको पिंक कलर का दिखा और एक व्हाइट कलर का दिखा। कब दिखा, जब इन्होंने अल्कोहल से वॉश किया। तो जो पिंक कलर का ग्रुप इनको दिखा, जो ग्रुप बैक्टीरिया का पिंक कलर का दिखा, इन्होंने इसको ग्राम पॉजिटिव कह दिया। क्या कह दिया, ग्राम पॉजिटिव कह दिया। और वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो इनको व्हाइट दिखा, उन्होंने उस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह दिया। ऐसा बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो स्टेन को कंटिन्यू किया, बरकरार रखा, बनाए रखा, रिटेन रखा, उस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव कह दिया। और वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिन्होंने स्टेन को कंटिन्यू नहीं रखा, बनाए नहीं रखा, उस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह दिया। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली में होता क्या था इसमें, ग्राम पॉजिटिव में ये क्यों कलर कैरी करता ही रह गया और ये नहीं किया, ये रिटेन क्यों नहीं किया। रीजन ये है ना कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 2 लेयर आपको देखने को मिलेगी है, ठीक है, 2 लेयर आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी। एक तो बाहर आपको देखने को मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, एक सॉरी अंदर आपको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, ठीक, और उसके बाद बाहर आपको एक और लेयर देखने को मिलेगी सेल वॉल की। 2 लेयर आपको देखने को मिलेगी, ठीक, 2 लेयर देखने को मिलेगी। एक तो आपका हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, ये इनका सेल वॉल, सेल वॉल। लेकिन अगर हम वही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें आपको 3 लेयर देखने को मिलेगी। एक तो इनको आउटर मोस्ट लेयर आपको देखने को मिलेगी, इनर मोस्ट लेयर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की देखने को मिलेगी, फिर उसके बाहर आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, और उसके बाहर भी आपको एक और इनके बाहर आपको लेयर देखने को मिलेगी, दैट इज लिपोपॉलीसेकेराइड। लिपिड से बनी हुई लेयर आपको देखने को मिलेगी बाहर, जिसको हमने क्या कह दिया, लिपोपॉलीसेकेराइड। तो जब कृष्ण ग्राम ने इन दोनों बैक्टीरिया को स्टेन किया, ठीक है, दोनों बैक्टीरिया को जब इन्होंने स्टेन किया तो इसकी स्टेनिंग सेल वॉल पर आई, यहां आया स्टेनिंग, ठीक, लेकिन इनको स्टेन किया ग्राम नेगेटिव को, तो बाहर तो भाई इनकी जो स्टेनिंग हुई किस पे हुई, आउटर लेयर लिपिड से बनी हुई जो थी लिपोपॉलीसेकेराइड की। फिर उसके बाद इन्होंने पोटेशियम आयोडाइड डाला, तो वो जो स्टेनिंग है यहाँ पे ये फिक्स हो गया, ये कहाँ फिक्स हो गया, सेल वॉल पर फिक्स हो गया, ठीक, और इनका यहाँ पे लिपोपॉलीसेकेराइड पर वो स्टेन फिक्स हुआ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब एक्स्ट्रा स्टेन को जब इनको रिमूव करना था और अल्कोहल इन्होंने डाला, तो क्या हुआ, ये जो था इसमें से तो एक्स्ट्रा जो भी स्टेन था वो तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और ये जो ग्रुप बैक्टीरिया था वैसे का वैसा ही रहा। ये कैसे था, ग्राम पॉजिटिव था। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने क्या किया, एक्स्ट्रा स्टेन लूज कर दिया और बाकी वही कलर जो था वो मेंटेन रखा, वो नहीं हटा। लेकिन अब यही हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आखिरी जो लेयर थी वो लिपिड से बनी हुई थी, और लिपिड क्या होता है, ये जो लिपिड होते हैं वो अल्कोहल कह सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक। तो ये अल्कोहल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो उसमें ये लिपिड घुल गई, डिसॉल्व हो गई, सॉल्युबल हो गई। तो जब ये डिसॉल्व हो गई, जो लेयर स्टेन को कंटेन करके रखी थी कि भाई रिटेन करके रखी थी, वो तो डिसॉल्व हो गई। तो अब क्या ये कलर दिखेगा, ये तो नहीं दिखेगा, ये तो पहले व्हाइट की तरह दिखेगा। इसी वजह से इस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को, ये क्या किया, इसने कलर को कंटिन्यू नहीं रखा, क्योंकि ये क्या है, लिपोपॉलीसेकेराइड अल्कोहल डालते ही डिसॉल्व हो गया, व्हाइट कलर दिखाया। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को जिन्होंने कलर को रिटेन नहीं किया, उसको इन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला। और ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने कलर को रिटेन रखा, बनाए रखा, उनको इन्होंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके मॉडिफिकेशन देखते हैं। अब बैक्टीरिया की सेल भाई मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल रहेगा तो जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा कि उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, दैट इज फ्लैजिला। क्या होगा? फ्लैजिला होगा, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, दैट इज फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला। अब ये सेल मेम्ब्रेन, ये एक्सटेंशन है किसका? सेल मेम्ब्रेन। देखिए एक्चुअली में ना सेल मेम्ब्रेन, ये जो 3 स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, फ्लैजिला, ठीक है, एक तो हो गया पिली, ठीक, एक हो गया फिम्ब्रिल। ये जो तीनों स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन से ही निकला हुआ है, सेल मेम्ब्रेन से का ही एक्सटेंशन है। इस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। बाहर सेल वॉल है, बाहर सेल वॉल है। ये एक्सटेंशन सेल मेम्ब्रेन का ही होता है, ठीक। ये एक्सटेंशन सेल मेम्ब्रेन से ही निकला हुआ होता है। ये सेल मेम्ब्रेन से ही ये एक्सटेंशन इस तरीके से निकला हुआ रहता है, ठीक है। ये एक्सटेंशन इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन से ही निकला हुआ रहता है। अगर यही एक्सटेंशन लंबा लॉन्ग टेल है, ठीक है, तब हम इसको फ्लैजिला बोलेंगे। वही ये 3 तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है, 3 तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। 3 तरीके का स्ट्रक्चर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से देखने को मिलेगा। एक तो हो गया फ्लैजिला, एक हो गया आपका पिली,
और एक हो गया आपका फिम्ब्री, ठीक है। 3 तरीके का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इन तीनों का फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। अगर फ्लैजिला आपको देखने को मिल रहा है, एक्सटेंशन तो सेल मेम्ब्रेन से ही होता है, लेकिन सेल वॉल को भी बाहर निकालते हुए निकलता है, इसी वजह से बोला जाता है कि ये एक्सटेंशन है फ्रॉम देयर सेल वॉल, सेल वॉल से निकल रहा, सेल वॉल से भी निकलते हुए बाहर आ रहा, लेकिन मेन सेल मेम्ब्रेन से निकलता हुआ सेल वॉल को फाड़ते हुए आगे निकल रहा है, ठीक है। तो फ्लैजिला कैसा है, अगर मोटाइल होगा तो फ्लैजिला देखने को मिलेगा, अगर मोटाइल है तो इनके पास एक दे हैव थिन एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। फ्लैजिला पतला सा थिन स्ट्रक्चर सेल वॉल से बाहर निकलेगा, जिसको हम फ्लैजिला कहेंगे, ठीक है। अब फ्लैजिला का भी 3 पार्ट होता है, बेसल बॉडी, हुक और एक लॉन्ग फिलामेंट होता है, बड़ा सा लॉन्ग फिलामेंट होता है, ठीक है, लॉन्ग फिलामेंट। 3 तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा फ्लैजिला में, और ये फ्लैजिला मोटिलिटी में रोल प्ले करता है, जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पिली के बारे में देखते हैं। पिली क्या है, मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करता, नॉन मोटाइल, मोटिलिटी में रोल ही नहीं, आपको मोटिलिटी में रोल देखने को नहीं मिलेगा। पिली एक्चुअली में क्या करता है, पिली एक स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना है, पिलिन प्रोटीन। किससे मिलकर बना है, पिलिन प्रोटीन। इस पिली को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सेक्स पिली, ठीक है, सेक्स पिली। क्यों बोलते हैं इसको सेक्स पिली, क्योंकि ये सेक्स बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन में मदद करता है। किसमें, कॉन्जुगेशन, बैक्टीरिया के एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कॉन्जुगेशन करने में हेल्प करता है बाय फॉर्मिंग अ ट्यूब, इसीलिए हम इस पिली को बोलते हैं कि ये इसको एक और नाम से जानते हैं, सेक्स पिली, ठीक है। जैसे 2 बैक्टीरिया है, जैसे ये 2 बैक्टीरिया है, ठीक है, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में पिली हेल्प करता है बाय फॉर्मिंग अ ट्यूब। ये बैक्टीरिया में ये क्या करेगा, ट्यूब फॉर्म करेगा, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, ट्यूब फॉर्म करेगा, ठीक, ट्यूब फॉर्म करेगा, इस तरीके का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ठीक। ये कौन फॉर्म कर रहा है, पिली फॉर्म कर रहा है, और इनका ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा, वो यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रांसफर करेगा और रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो ये जो कॉन्जुगेशन, ये जो ट्यूब बन रही है, कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये बना कौन रहा है, पिली बना रहा है। कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है, ये जो ट्यूब बना रहा है वो कौन बना रहा है, पिली बना रहा है, और इसी ट्यूब की मदद से इनके जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने में हेल्प हो रही है। इसी वजह से इस पिली को बोलते हैं हम लोग सेक्स पिली बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेक्स पिली। सेक्स पिली आपके मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है, हेंस कॉल्ड एज सेक्स पिली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिम्ब्री की देख लेते हैं, इसका क्या काम होता है। इनका भी कोई काम नहीं होता है मोटिलिटी में, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड ग्रिप, अटैच, पकड़ना, ग्रिपिंग, ठीक है। ये क्या करते हैं, अटैचमेंट में मदद करते हैं बैक्टीरिया को उसके होस्ट पर अटैच होने पर, या तो कह लीजिए बैक्टीरिया को होस्ट पर अटैच होने पर, या तो रॉक पर अटैच होने पर, जो भी उसका होस्ट होगा उस पर अटैच होने पर मदद करता है कौन, फिम्ब्री, ठीक है। स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा बाल, छोटे छोटे बाल की तरह स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, और आप बोल सकते हैं ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम फिम्ब्री कहते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा एनकरेजमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक एंड होस्ट सेल, मींस ये बैक्टीरिया को हेल्प करेगा अटैच करने से, किससे, होस्ट की सेल से अटैच करने में मदद करेगा, ठीक है। ओवरऑल अगर हम तीनों का मेन अगर देखें, अगर हम तीनों को देखें तो फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला मोटिलिटी में रोल प्ले करता है, और ये भी एक स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसका नाम है फ्लैजिलिन। फ्लैजिला भी एक स्पेशल प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है प्रोटीन, और ये मोटिलिटी में रोल प्ले करता है। पिली जो है, ये भी स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना होता है, पिलिन प्रोटीन, और ये मोटिलिटी में रोल नहीं प्ले करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, इसी वजह से इसको सेक्स पिलाई भी कहते हैं। तीसरा आपका फिम्ब्री जो है, ये भी मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करता, ये भी एक स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फिम्ब्रिन। ये फिम्ब्रिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फिम्ब्रिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और ये बैक्टीरिया को होस्ट सेल से अटैच करने में मदद करता है, मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग राइबोसोम की बात कर लेते हैं, और इंक्लूजन बॉडी की।
राइबोसोम जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि इसमें जो राइबोसोम होता है बैक्टीरिया में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम इसकी साइज की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो साइज होती है 15 नैनोमीटर से लेके 20 नैनोमीटर तक इसकी साइज होती है, ठीक है। अब ये जो आपका राइबोसोम है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम है 2 सब यूनिट से मिलके बना हुआ है, 2 सब यूनिट 30S एंड 50S, ये दोनों मिलके आपका 70S टाइप ऑफ राइबोसोम बनाएंगे, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम बनाते हैं। याद रखिएगा ये जो दोनों यूनिट है ना, ये एडिटिव नहीं है, एडिटिव नहीं है, आप इसको ऐड करके नहीं बना सकते, ठीक है, एडिटिव नहीं है, आप इनको ऐड कर नहीं सकते हैं। ये दोनों मिलके राइबोसोम 70S टाइप ऑफ राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है। टुगेदर फॉर्म अ 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, जो कि एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, ठीक है। इसको हम लोग इसको राइबोसोम को बड़े फेमस नाम से क्या जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करता है, हेल्प टू सिंथेसाइज प्रोटीन, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम एक mRNA से, ये mRNA है, ठीक है, इसी mRNA से कई सारे राइबोसोम इस पे अटैच्ड रहते हैं, कई सारे राइबोसोम इसमें क्या होते हैं, अटैच्ड रहते हैं, ठीक है, कई सारे राइबोसोम इस पे अटैच्ड रहते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पॉलीजोम, पॉलीजोम, पॉलीजोम या तो पॉलीराइबोसोम। अगर किसी एक mRNA से, एक ही mRNA से कई सारे राइबोसोम अटैच रहेंगे तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग पॉलीजोम बोलेंगे। और ये पॉलीजोम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक की सेल में देखने को मिलेगा। यूकैरियोटिक की सेल में आपको मोनोजोम देखने को मिलेगा, मींस मोनोजोम देखने को मिलेगा, मींस कि एक mRNA से एक ही राइबोसोम अटैच्ड रहता है, एक ही राइबोसोम अटैच रहता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मोनोजोम। क्या बोलते हैं, मोनोजोम बोलते हैं। और ये मोनोजोम आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। तो यूकैरियोटिक की सेल में आपको मोनोजोम देखने को मिलता है, वहीं पे आपको प्रोकैरियोट्स में आपको पॉलीजोम देखने को मिलेगा। और कह सकते हैं दूसरा नाम पॉलीजोम को हम लोग पॉलीराइबोसोम के नाम से भी जानते हैं। अब ये पॉलीराइबोसोम आपका करता क्या है, पॉलीराइबोसोम ट्रांसलेट कर देता है mRNA को प्रोटीन में। ये mRNA के अंदर जो जीन है, उस जीन को क्या कर देगा, इसको ट्रांसलेट कर देता है, किसमें ट्रांसलेट कर देता है, ये ट्रांसलेट कर देता है इसी mRNA को प्रोटीन में, इसमें प्रोटीन में, ठीक है। तो पॉलीजोम ऑफ prokaryotic cells help to translate the mRNA into protein, mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट कर देगा पॉलीजोम, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यूकैरियोट्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमारे प्रोकैरियोट सेल का पूरा स्ट्रक्चर खत्म होता है कि कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीजें उनमें देखने को मिलती हैं, क्या है क्या नहीं है, और कोई जितनी भी चीजें हैं किस तरीके से वर्क कर रही है, फंक्शन कर रही है, वो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ठीक है। अब हम यूकैरियोटिक की सेल के बारे में देखते हैं, यूकैरियोटिक कैसे होती है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि जो यूकैरियोटिक सेल है, एक्सेप्ट किंगडम मोनरा, बाकी जितने भी किंगडम्स हैं उन सारे किंगडम्स में जो सेल्स आपको देखने को मिलेंगी वो कैसी होंगी, यूकैरियोटिक सेल्स होंगी, ठीक है। जैसे किस सारे किंगडम कौन कौन से, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांट्स हो गए, फंजाई, एनिमल्स, ये सारे के सारे किंगडम्स में आपको जो सेल्स देखने को मिलेंगी वो कैसी होंगी, वो यूकैरियोट्स होंगी, यूकैरियोटिक सेल्स होंगी, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स है, इट मींस इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपको यूकैरियोटिक सेल में आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन मींस यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे हर एक सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग तरीके से रहते हैं, साइटोप्लाज्म में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग उनकी जगह एकदम प्रॉपर अलग अलग रहते हैं, इस तरीके से इकट्ठा नहीं रहते, ठीक है। इनके पास कंपार्टमेंटलाइजेशन शो करते हैं ये, ठीक है। यही हमारा पॉइंट कह रहा है कि एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म through the presence of membrane bound organelles, ठीक है, membrane bound organelles, ठीक है। तो आपको यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलेगा, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है वो प्रॉपर उनको अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं देखने को मिलेगा।
ठीक, अब जितने भी यूकैरियोट्स होती जो सेल्स होती हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती है, आइडेंटिकल नहीं होती है, मींस सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल्स एक ही तरह की, एक ही स्ट्रक्चर की आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, कि सारी एक ही तरीके के स्ट्रक्चर की होंगी, अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, साइज होता है इनका, और अलग अलग तरीके का फंक्शन भी होता है, आइडेंटिकल नहीं होती है, एक ही तरीके की सारी सेल्स नहीं रहती है। ठीक है, वहीं जैसे हम प्लांट सेल की बात कर लेते हैं, तो प्लांट सेल में आपको क्या स्पेशल देखने को मिलता है, इनमें आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा, प्लास्टिड देखने को मिलेगा, प्लस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलेगा। आपको ये जो आप प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है, सेल वॉल होती है, राइट। एनिमल सेल में आपको नहीं देखने को मिलती, वहीं पे प्लांट सेल में आपको प्लास्टिड देखने को मिलेगा, आपको एनिमल सेल में प्लास्टिड देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं अगर आप वैक्यूल की बात करें, तो वैक्यूल भी लार्ज, आपको प्लांट सेल में बहुत ही बड़े बड़े वैक्यूल देखने को मिलते हैं। अब ये वैक्यूल्स इतने, देखिए जैसे प्लांट का सेल है, ये मान लीजिए प्लांट का सेल है, ठीक, इनमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं, ये वैक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि सेंटर की जगह पे पूरा सेंटर पूरा कवर कर लेते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ कहीं पेरीफेरी पे पाया जाता है। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होता है ये यहीं कहीं पेरीफेरी पे पाया जाता है, तो सेंटर पर इनका वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि पूरी जगह ले लेता है और न्यूक्लियस कोने में चला जाता है, इसीलिए बोलते हैं इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। वहीं अगर हम प्लांट में देखें, एनिमल्स में देखें, एनिमल्स में जो वैक्यूल होता है लेकिन इतना छोटा होता है कि हम उसको मानते ही नहीं कि उसमें वैक्यूल है, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके सामने 2 ग्लास पानी रखा जाए, 2 ग्लास रखी जाए, एक ग्लास में पूरा फुल पानी हो और दूसरी ग्लास में 1 बूंद पानी हो, तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस ग्लास में पानी है, तो आप क्या जवाब दोगे, इसमें तो पानी है, इसमें तो पानी है ही नहीं। क्यों आप बोलोगे, क्योंकि इतना कम पानी है, इतना पानी कम है पानी कि आपने उसको निग्लेक्ट कर दिया, ये मान लिया कि वो है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपने इतना कम था इसलिए आपने निग्लेक्ट कर दिया। उसी तरीके से एनिमल में जो वैक्यूल्स होता है इतने छोटे होते हैं कि हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं कि है ही नहीं। इसी वजह से कई बुक्स भी ऐसे लिखती हैं कि एनिमल्स के सेल्स जो होती है उनमें वैक्यूल होता ही नहीं है, बट ये गलत बात है, उनमें वैक्यूल होता है बट इतना छोटा होता है कि हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। निग्लेक्टेबल वैक्यूल होता है उसका, बहुत छोटा वैक्यूल होता है। ठीक है, तो प्लांट के सेल्स में आपको सेल वॉल देखने को मिलेंगे, प्लास्टिड देखने को मिलेगा और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलेगा। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको प्लांट एनिमल की सेल में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्क करिएगा, बड़ा एकदम लार्ज वैक्यूल आपको नहीं देखने को मिलेगा एनिमल सेल में, बहुत ही छोटा देखने को मिलेगा लेकिन स्मॉल रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वहीं पे कि भाई ये तो एनिमल की बात हो गई, कि ये तो प्लांट की बात हो गई कि प्लांट में ये सारी चीजें प्रेजेंट है। वहीं हम एनिमल की बात करते हैं, एनिमल में क्या होता है, एनिमल में ये सारी चीजें नहीं होती है। ठीक है, सारी चीजें नहीं होती, लेकिन एनिमल के पास होता है सेंट्रियोल्स, जो कि किस में नहीं होता है, जो कि प्लांट सेल में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, सेंट्रियोल्स क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये सेंट्रियोल्स आपको एनिमल की सेल में देखने को मिलेगा लेकिन आपको प्लांट की सेल में देखने को नहीं मिलेगा, विच इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, ऑल प्लांट सेल्स, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स की, सारे प्लांट्स की सेल्स में आपको सेंट्रियोल्स एब्सेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं यूकैरियोटिक के फीचर के बारे में। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि क्या चीजें प्लांट में होती है, क्या चीजें नहीं, कुछ और भी चीजें, कुछ इसमें हम लोग स्ट्रक्चर में देख लेते हैं स्ट्रक्चरली कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखते हैं। चलिए सबसे पहले आता है सेल वॉल आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, किसका होता है, प्लांट सेल में ये स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट सेल की। वहीं एनिमल सेल में आपको कोई भी सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है, ये सिर्फ किस में आपको देखने को मिलेगा, प्लांट में देखने को मिलेगा। लेकिन हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन आपको प्लांट एंड एनिमल बोथ, प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक, वही हम गोल्गी अपरेटस की बात कर लेते हैं। देखिए अभी हम लोग एक स्ट्रक्चर को, ये जो सेल ऑर्गेनल है, एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं कि क्या चीजें प्लांट की सेल में है, क्या एलिमेंट कौन सी एनिमल में है और कौन सी प्लांट में नहीं है और कौन सी चीजें एनिमल में है। ठीक है, ये हम डिफरेंस देख रहे हैं, एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनका फंक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए बस हम डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक, वही हम वैक्यूल की बात कर लेते हैं।
वैक्यूल की बात कर लेते हैं, तो वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। कैसा वैक्यूल? लार्ज वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट में देखने को मिलेगा। वहीं एनिमल में भी देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत बहुत छोटा वैक्यूल देखने को मिलेगा, एकदम नामात्र के बराबर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ आपको प्लांट में देखने को मिलेगा, एनिमल में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये तो भाई वैक्यूल के ही सब्सटेंस हो गए जो वैक्यूल के अंदर रहते हैं। तो ये भी सिर्फ आपको किस में देखने को मिलेगा? प्लांट में देखने को मिलेगा, एनिमल में देखने को नहीं मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल, ये प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक, वही हम साइटोप्लाज्म की भी बात करते हैं, जो कि मेन एरेना ऑफ सेल है, ये आपको प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक, दोनों में देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म में। अब हम लोग एमाइलोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। एक्चुअली में ये जो एमाइलोप्लास्ट है, ये प्लास्टिड का ही फॉर्म है। प्लास्टिड अलग अलग तरीके के, प्लास्टिड 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट है। ठीक है, एक ही लिकोप्लास्ट का ही ये पार्ट है। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिड क्या है, कितने तरीके की है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। फिलहाल अभी देखिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्लास्टिड भाई होता ही नहीं है। तो 3 तरीके के प्लास्टिड है, एक क्लोरोप्लास्ट है, एक क्रोमोप्लास्ट है, लिकोप्लास्ट है। लिकोप्लास्ट में भी एमाइलोप्लास्ट होता है। तो प्लास्टिड तो प्रॉपर प्लास्टिड ही नहीं होता है, तो आप चाहे आप क्लोरोप्लास्ट बोलिए चाहे एमाइलोप्लास्ट बोलिए, वो दोनों आपको एनिमल में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट में देखने को मिलता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वापस से ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको प्लांट में देखने को मिलेगा, एनिमल में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वैक्यूल मेम्ब्रेन, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको प्लांट में देखने को मिलेगा, एनिमल में नहीं देखने को मिलेगा। और ये वैक्यूल की लेयर को, वैक्यूल की जो बाहर की परत होती है ना, उसको हम वैक्यूल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और एक और नाम से जानते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, वही हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस तो दोनों में देखने को मिलेंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो आपको न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें आपको प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलेंगे। गोल्गी वेसिकल्स, ये भी आपको प्लांट एनिमल, गोल्गी वेसिकल्स बनाता है, प्लांट एनिमल दोनों में देखने को मिलेगा। राइबोसोम भी आपको दोनों में देखने को मिलेगा, प्लांट एज वेल एज एनिमल में। ठीक है, ये तो हो गया कि प्लांट के पास क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कि प्लांट में होता है, क्या एनिमल में नहीं होता। वहीं अगर आप एनिमल में देखेंगे, तो एनिमल में आपको सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो आपको किसमें देखने को मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ एनिमल में देखने को मिलेंगे, प्लांट में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्लांट में आपको नहीं देखने को मिलेंगे सेंट्रियोल्स। ठीक, तो ये रहा आपका प्रॉपर डिफरेंस, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस, कि क्या क्या प्लांट्स में होता है, क्या क्या एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा लेक्चर आज का खत्म होता है, सेल के बारे में डिस्कस। ठीक है, यहाँ पे हम अपने लेक्चर को रोकते हैं। इसके आगे जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक पे कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है कि सेल क्या है, किन चीजों से मिलके बना है, प्रोकैरियोट सेल्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स कैसी है, प्लांट एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको इनमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप क्लियरली कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम के लिंक से डायरेक्टली आप टेलीग्राम के से हमारे चैनल से आप ज्वाइन हो जाएंगे, और वहां पर आप आराम से अपने डाउट को क्लियर वहां पे भी कर सकते हैं। वहां प्रॉपर आपको नोट्स आप प्रोवाइडेड रहेगी, आप उससे भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।